हॉलैंड के अंदर शादी करने के लिए बंदा लीगल होना चाहिए, उसका अगर वो इलीगल है, ओवरस्टे है, तो वो शादी नहीं कर सकता। बेल्जियम में कर सकता है, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। पेपर वाला बंदा है, एवरेज सैलरी कितनी लेता है रेस्टोरेंट में? अगर फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट में बात करते हैं, एक फैमिली अगर पाकिस्तान से आती है या सिंगल पर्सन आते हैं लीगल तरीके से वीज़े पे आते हैं, तो उनका कोई वाकफ नहीं है, तो कोई ऐसा मशवरा दें कि क्या कर सकते हैं, कैसा होटल कर सकते हैं, यानी कि वो वीज़ा लग गया लेकिन आगे जानने वाला कोई नहीं है, तो क्या उनको आने से पहले कोई तजावीज़ देना कि क्या करना चाहिए, क्या वर्कआउट करना चाहिए? देखिए, हॉलैंड और बेल्जियम दोनों के अंदर एक जो बहुत बड़ा मसला है, जो स्टूडेंट तबका है जो पाकिस्तान से इन दो मुल्कों में आना चाहता है, बेल्जियम या नीदरलैंड में, तो क्या स्टडी कॉस्टली है या क्या उसका कोई मतलब है यूनिक या कॉलेजेस लेवल पे स्टडी है? अगर कंपैरेटिवली कहें तो बेल्जियम कम कीमत है, लेकिन हॉलैंड जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। इलीगल बंदा वहाँ इसी तरह के काम करता है और ज़ाहिर फिर उसका इस्तेसाल भी होता है, उसको 700-800 या 1000 यूरो के वेजेस मिलते हैं और उससे बड़ा हार्ड काम लिया जाता है, 12-12, 14-14 घंटे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग और आज हम बात करेंगे बेल्जियम और हॉलैंड के हवाले से। वहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, वहाँ पर जो एवरेज जॉब्स हैं या जो भी वहाँ पे हालात हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कामरान साहब, जो कि वहाँ पर जर्नलिस्ट भी हैं और डॉक्टर भी हैं, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है। इनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि आप यूरोप कितने अरसे से हैं? बहुत शुक्रिया बेग साहब, मुझे तकरीबन 17 साल हो गए हैं। 2007 में मैं आया था, उस वक्त से मैं यहाँ पर यूरोप में रह रहा हूँ। बेसिकली मैं हॉलैंड के अंदर, जिसका ऑफिशियल नेम नीदरलैंड्स है, वहाँ पे रहता हूँ, लेकिन आजकल मैं जॉब के सिलसिले में बेल्जियम में मूव हो चुका हूँ, तो मुझे लगभग 17 साल हो गए यहाँ पर। अच्छा, जल्दी जल्दी हम कोशिश करने की छोटी छोटी चीज़ें अपने व्यूज़ के लिए कवर करें। हॉलैंड और बेल्जियम, पाकिस्तानी कम्युनिटी दोनों में एक जैसी है, किस में ज़्यादा है, किस में कम है? अगर नंबर्स की बात की जाए तो लगभग बराबर ही है। तकरीबन 30 से 40-45 हज़ार पाकिस्तानी हॉलैंड में रहते हैं और इतने ही लगभग जो है वो बेल्जियम में रहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि आलमोस्ट एक जितनी तादाद है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी हैं इन मुल्कों में? स्टूडेंट्स हैं लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो पाकिस्तानी हैं जो बेल्जियम और हॉलैंड में मुकीम है, वो मेहनत कश लोग हैं। वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वहाँ पे आए और 70s के ज़माने में काफ़ी तादाद में वहाँ पर आए थे, तो उनको आसानी से जो है वो इमिग्रेशन हो जाती थी, तो उनकी अगली नस्ल है। और कुछ लोग जो है वो दीगर ममालिक से भी मूव हुए, स्टूडेंट्स भी हैं, तो आप समझ लें कि मिक्स किस्म की वहाँ पर कम्यूनिटी है, जिसमें कुछ एक्सपर्ट्स भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पर जॉब करने लगते हैं बाद में। मैं खुद एज ए स्टूडेंट आया था, तो यहाँ पर मैंने तालीम की, अपनी PhD की और उसके बाद से वहीं पे जॉब कर रहा हूँ। तो वहाँ पे आपको मिक्स किस्म की कम्युनिटी मिलती है, हर तरह का बंदा आपको मिलता है। यूरोप में हमारे जो बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं डंकी लगा के आए हुए हैं, तो इन मुल्कों में भी डंकी वाले मतलब ऑफ कोर्स होंगे, तो इलीगल लोग या जिनके पेपर्स नहीं हैं वो स्ट्रगलिंग फेज में चल रहे हैं अभी वो भी? जी, वो तो तकरीबन यूरोप के हर मुल्क में होते हैं, तो वो भी आप समझ लें कि 5 से 7% इस तरह के लोग वहाँ पे मौजूद हैं, हॉलैंड में भी और बेल्जियम में भी। लेकिन उनका जो जॉब करना है, मतलब ऐसी जॉब जिसमें पब्लिक डीलिंग हो, वो बहुत मुश्किल हो गई है, क्योंकि वहाँ पर जो चेकिंग का निज़ाम है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त है। तो इसलिए वहाँ पर जो भी काम कर रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट के किचन में होगा या ऐसी जगह पे होगा या किसी कंस्ट्रक्शन के काम में होंगे, जो कि नज़र नहीं आता, तो इलीगल बंदा वहाँ इसी तरह के काम करता है और ज़ाहिर फिर उसका इस्तेसाल भी होता है, उसको 700-800 या 1000 यूरो के वेजेस मिलते हैं और उससे बड़ा हार्ड काम लिया जाता है, 12-12, 14-14 घंटे ड्यूटी लेते हैं। लेकिन आसान काम वहाँ पे मिलते नहीं है, क्योंकि उसकी चेकिंग बहुत ज़्यादा होती है। शॉप्स में कहें आप, तो ओपनली जो है वो इलीगल बंदे को काम वहाँ पे आजकल नहीं मिलता। जो पेपर वाला बंदा है, एवरेज सैलरी कितनी लेता है रेस्टोरेंट में? अगर फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट में बात करते हैं, तो मिनिमम जो सैलरी है हॉलैंड और बेल्जियम में आलमोस्ट बराबर है, 1200 से 1400 यूरो जो है वो कम अज़ कम सैलरी है, ठीक है। तो आम तौर पर जो रेस्टोरेंट्स में या जो आर्ट जॉब्स हैं जो करते हैं लोग, वो तकरीबन 2000, 2200, 2500 इस रेंज में जो है वो कमा रहे हैं हॉलैंड और बेल्जियम दोनों में। तो अगर थोड़ा सा रहायश का किया जाए, तो एक फैमिली है, मियाँ बीवी हैं, 2 बच्चे हैं, उनका जो है ना एक्सपेंस एवरेज इंक्लूडिंग हाउस रेंट कितना हो जाता है मंथली? और शेयरिंग वाले जो लड़के सिंगल पर्सन हैं उनका कितना हो जाता है? अगर आप बात करें एक अपार्टमेंट की, वो डिपेंड करता है कि आप किस शहर में हैं। जो कुछ शहर हैं, जैसे आप अम्स्टरडम हो गया, तो वहाँ से आपको 1700-1800 यूरो का तो अपार्टमेंट मिलेगा एक फैमिली के लिए। 1 बेडरूम का अपार्टमेंट आपको 1800 यूरो, 2000 यूरो में मिलता है। लेकिन आप अगर थोड़े से छोटे शहरों में जाएँ या निकल के थोड़े शहर से बाहर रहें या
शहर के मुज़ाफ़ात में, तो वहाँ पे कीमतें तकरीबन आपको 1200 यूरो के अंदर आपको एक अच्छा अपार्टमेंट मिल जाता है। तो बाकी खाने पीने के जो अखराजात हैं वो आप समझ लें कि 19-20 के फ़र्क है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आप यूरोप की किसी भी मुल्क में लें, जर्मनी में, फ्रांस में, तकरीबन सेम है। तो आपको 300-400 यूरो कम अज़ कम वो चाहिए, तो आप समझ लें कि 1700-1800 यूरो में एक फैमिली जो है वो गुजारा करती है नॉर्मल जो है। लेकिन वो डिपेंड करता है, अगर वो कुछ सब्सिडीज़ भी होती हैं हुकूमत की तरफ से, अगर आपकी इनकम कम है तो उससे आपको जो रेंट है उसमें थोड़ी सब्सिडी मिल जाती है, हेल्थ इंश्योरेंस में मिल जाती है। तो इस तरह जो है वो ओवरऑल जो है फैमिली का गुजारा जो है वो आप समझ लें कि 1500-1800 यूरो में बड़ा आसानी से हो जाता है। तो शेयरिंग में जो लड़के सिंगल रहते हैं, मतलब एक कमरे में दो जिस तरह होता है, मतलब एक घर लिया 2 बेडरूम का, 4 लोग उसमें रह गए, वो इसी तरह के वो बेड स्पेस की तरह होता है। जैसे आप देखें पुर्तगाल में या दीगर जगहों पे है, तो वो ऐसे ही है कि एक रूम में 2-3 लोग उसको शेयर कर रहे होते हैं। टोटल तो रेंट का वो 200, 250 में आपको एक बेड की स्पेस उसी तरह मिल जाती है। लेकिन वो आपको ढूंढनी पड़ती है, वो ऐसे कॉमन नहीं है। मतलब ज़्यादातर लोग फैमिलीज़ के साथ रहते हैं, लेकिन जो है इस तरह की वहाँ पे अरेंजमेंट्स मौजूद हैं जो कि आप पुर्तगाल या दीगर मुल्कों में आपको नज़र आती हैं। एक फैमिली अगर पाकिस्तान से आती है या सिंगल पर्सन आते हैं लीगल तरीके से वीज़े पे आते हैं, तो उनका कोई वाकफ़ नहीं है, तो कोई ऐसा मशवरा दें कि क्या कर सकते हैं, कैसा होटल कर सकते हैं, यानी कि वो वीज़ा लग गया लेकिन आगे जानने वाला कोई नहीं है, तो क्या उनको आने से पहले कोई तजावीज़ देना कि क्या करना चाहिए, क्या वर्कआउट करना चाहिए? देखिए, हॉलैंड और बेल्जियम दोनों के अंदर एक जो बहुत बड़ा मसला है वो है आपको घर की जो तलाश होती है वो बहुत मुश्किल है। तो वो ये है कि अगर आपका कोई भी जानने वाला नहीं है जो आपको शुरू में कुछ दिन अपने पास रख सके, होटल्स बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, कम अज़ कम 100-125 यूरो पर नाइट आपको होटल पड़ता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप वहाँ से बैठ के ऑनलाइन जो है वो काफ़ी सारे इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ से कोई सस्ता जो है वो रूम या अपार्टमेंट जो भी चीज़ आपको मिलती है वो कम अज़ कम आप रिज़र्व कर लें 1 हफ़्ते के लिए या 10 दिन के लिए कम अज़ कम। वहाँ पे आके फिर आप उसको जो है वो ढूंढ सकते हैं। लेकिन घर ढूंढना ये बहुत बड़ा हाउसिंग बहुत बड़ी शॉर्टेज है दोनों हॉलैंड और बेल्जियम में। तो इसलिए ज़रूरी है कि कोई ना कोई आपका वहाँ पे कॉन्टैक्ट हो जो आपको शुरू में कुछ दिन संभाल सके, आपके लिए घर जो है वो ढूंढ सके। और इसमें बहुत सारे स्कैमर्स भी होते हैं ऑनलाइन। जब आप घर ढूंढते हैं तो वो लोग आपको ऑनलाइन फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे मिल जाते हैं, वो कहते हैं हमारे पास घर है, वो आपसे कहेंगे हमें पैसे ट्रांसफ़र कर दें। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है। अच्छा। वो आपको बड़ी अट्रैक्टिव सी ऑप्शन देंगे कि ये बड़ा सस्ता सा घर आपको मिल रहा है, तो आप हमें पैसे ट्रांसफ़र करें और हम आपको स्टेशन पे आके चाबी दे देंगे। लेकिन जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। तो ये स्कैम वहाँ पे काफ़ी कॉमन है हॉलैंड और बेल्जियम में जो नए आने वालों के साथ। और ग्रुप्स में आपको वो देख लेते हैं फेसबुक ग्रुप्स के अंदर या डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर, तो वो ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं। तो इसलिए इस तरह के लोगों से बचें और कोशिश करें कि कोई ना कोई आपका जान पहचान का बंदा हो जो आपको थोड़ा शुरू में आपको संभाल सके। ज़ुबान का कितना बैरियर है ख़ास तौर क्यों, क्या कुछ लोग इंग्लिश बोलते समझते हैं जो गोरे वहाँ पे हैं, बात करना चाहते हैं या नहीं? देखिए, हॉलैंड की बात करें तो मैं समझता हूँ कि इंग्लिश स्पीकिंग मुल्कों के बाद जो सबसे बेहतरीन मुल्क है लैंग्वेज के हिसाब से वो नीदरलैंड है। वहाँ पे तकरीबन आप कहें कि 99% लोग जो है वो इंग्लिश बोलते भी हैं और समझते भी हैं। ठीक है, तो बहुत ही कभी कोई रेयर आपको कोई बूढ़ा मिलेगा जिसको इंग्लिश इंग्लिश नहीं आती होगी, क्योंकि वहाँ पर स्कूल में एज ए लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश पढ़ाई जाती है। तो ये बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है। अगर आप एज ए इमिग्रेंट, एज ए एक्सपर्ट आना चाहते हैं तो नीदरलैंड जो है वो एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। तो बेल्जियम में भी मोर और लेस आपको जो इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनिकेशन का कोई इशू नहीं है। बेल्जियम के अंदर 3-4 ज़ुबानें हैं जिसमें डच भी है, फ्रेंच भी वहाँ पे कुछ एरियाज़ में चलती है, कुछ में जर्मन चलती है, और वो डिपेंड करता है। लेकिन वहाँ पे इंग्लिश भी कॉमनली आम बंदा जो है वो इंग्लिश समझता है। आखिर में स्टूडेंट के वाले से बात कर लेते हैं कि चलें जो स्टूडेंट तबका है जो पाकिस्तान से इन 2 मुल्कों में आना चाहता है, बेल्जियम या नीदरलैंड में, तो क्या स्टडी कॉस्टली है या क्या उसका कोई मतलब है यूनिक या कॉलेजेस लेवल पे स्टडी है फॉरनर्स के लिए? वहाँ पे हॉलैंड के अंदर तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, क्योंकि अगर आपके पास स्कॉलरशिप नहीं है तो आप अपनी फ़ीस दे के अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो 12-13 हज़ार यूरो पर ईयर से लेके 18,000 यूरो पर ईयर तक उसकी फ़ीस है नीदरलैंड के अंदर। लेकिन बेल्जियम में कंपैरेटिवली आपको सस्ती वो मिल जाती है। ट्यूशन फ़ी जो है वो 6-7 हज़ार 8 हज़ार के अराउंड जो है वो आपको यूनिवर्सिटी कोर्सेज मिल जाते हैं, बैचलर में भी और मास्टर्स में भी। तो
अगर कंपैरेटिवली कहें तो बेल्जियम कम कीमत है, लेकिन हॉलैंड जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। पेपर्स देते हैं ये स्टडी के बाद, या जो प्रोसेस इनका थोड़ा टफ है, या दूसरे मुल्कों की तरह बड़ा सख्त है या नरम है? पेपर की बात जो है हॉलैंड और बेल्जियम दोनों के अंदर 5 साल अगर आप उधर लीगली रहते हैं, आप लीगली एंटर हुए हों और उसके बाद आपने स्टडी की हो या जो भी किया हो, उसके बाद जब 5 साल आप लीगल वहाँ पे रह चुके हों किसी भी वजह से, और उसके बाद आपके पास कोई वहाँ पे रहने की वजह हो, जैसे कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट या कोई इस तरह की रीज़न हो, आपके पास अगर जॉब हो तो आपको आसानी के साथ पेपर्स मिल जाते हैं, परमानेंट यानी कि रेजिडेंसी या नेशनलिटी मिल जाती है। लेकिन उसके लिए आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ती है दोनों मुल्कों में, बेल्जियम में भी और हॉलैंड में भी। तो वो आपको बेसिक लैंग्वेज आनी चाहिए और उसके बाद आपको पेपर मिल जाते हैं, 5 साल के अंदर नेशनलिटी मिल जाती है। शादी का ऑप्शन भी है? और शादी वाला तो हर जगह पे है, वो तो तकरीबन यूरोप के हर मुल्क में ही है। तो वहाँ लेकिन यह है कि लीगल होना चाहिए बंदा, ये फ़र्क है। हॉलैंड के अंदर शादी करने के लिए बंदा लीगल होना चाहिए, उसका अगर वो इलीगल है, ओवरस्टे है, तो वो शादी नहीं कर सकता। बेल्जियम में कर सकता है, ये बहुत बड़ा फ़र्क है दोनों मुल्कों में। फ्रांस में भी कर सकता है? हाँ, बेल्जियम में आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आपका कोई बंदा वहाँ पे मौजूद है जो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करे, आपको क्या कहते हैं स्पॉन्सर करे, तो वो आपके पेपर भी बनवा सकता है। अगर वो साबित करे कि आप उसके फाइनेंशियली आप डिपेंड करते हैं उसके ऊपर, आपका कोई फैमिली मेम्बर है, आपका कोई इस तरह का उसके साथ रिश्ता है, तो वो आप आराम के साथ उसको वो पेपर बनवा के दे सकते हैं। वाह जी वाह। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर कामरान साहब, बड़ी अच्छी इन्होंने जल्दी गुफ्तगू की है। तो उम्मीद है आपको इनकी जो बातें अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है, कोई ऐसी चीज़ है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनका जवाब दें। जहाँ रहे खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।